Hello friends, today we will discuss about the composition and structure of government of India under the Indian Council Act 1935। आज हम भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो हमारे पूर्व व्याख्यान में हमने राज्य परिषद की संरचना, राज्य परिषद के संबंधित उपबंध, राज्य परिषद की बैठकें, सत्र, सत्रावसान, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उसकी विधायी और फाइनेंशियल पावर्स के बारे में डिस्कस किया। आज हम ब्रिटिश भारत सरकार की व्यवस्थापिका का जो दूसरा स्वरूप है, दूसरा भाग है, जिसे केंद्रीय विधानसभा के नाम से जाना जाता था, तथा उसी के साथ जो महामहिम है, उस महामहिम की एग्जीक्यूटिव काउंसिल और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, राज्यपाल की कार्यकारी परिषद और राज्यपाल की मंत्री परिषद के बारे में भी परिचर्चा करेंगे। भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन ब्रिटिश भारत सरकार का स्वरूप क्या था, केंद्रीय राज्य परिषद जिसके बारे में हमने परिचर्चा की, विधानसभा जिसके बारे में, उसके स्वरूप के बारे में, सदस्य संख्या के बारे में, पदाधिकारियों, बैठकों, सत्रावसान, स्थगन के बारे में परिचर्चा करेंगे। इसी के साथ महाराज्यपाल के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर और एडवोकेट जनरल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट इन ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत में संघीय सरकार के वित्तीय सलाहकार और संघीय सरकार के महाधिवक्ता के बारे में भी परिचर्चा करेंगे। तो आइए संघीय केंद्रीय परिषद की बात, जो संघीय केंद्रीय राज्य परिषद के बाद संघीय केंद्रीय विधानसभा है, उस विधानसभा का स्वरूप क्या था। यह केंद्रीय विधानसभा वास्तव में 1935 के अधिनियम के तहत एक बड़ी विधानसभा थी। वर्तमान स्वतंत्र भारत की लोकसभा की तरह वह भी एक बड़ी सभा थी और इस सभा के लिए अनुच्छेद 18 में जो प्रावधान किया गया, जहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी कंसिस्ट फ्रॉम टू चैम्बर्स एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज मैजेस्टिक गवर्नमेंट का जिक्र किया गया। महामहिम के प्रतिनिधि और दो चैम्बर्स के सामूहिक स्वरूप में केंद्रीय विधानमंडल अथवा भारत सरकार का सर्जन होगा और इस भारत सरकार के पार्ट होंगे जिसमें महामहिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, महाराज्यपाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तथा केंद्रीय विधानसभा और केंद्रीय राज्य परिषद होंगे। केंद्रीय विधानसभा की संरचना क्या थी? अनुच्छेद 18 के अंतर्गत तत्कालीन ब्रिटिश भारत की केंद्रीय विधानसभा की संरचना को अभिव्यक्त किया गया। ब्रिटिश भारत के प्रांतों और मुख्य आयुक्तों के क्षेत्रों से 250 प्रतिनिधि होंगे। इस समय तक 11 ब्रिटिश प्रांत थे और जो 6 प्रस्तावित मुख्य निर्वाचन आयुक्त के क्षेत्र थे, चीफ कमिश्नर एरियाज थे, उन सब से, हालांकि 2 का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, पंत पीपलोदा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का केंद्रीय विधानसभा में प्रतिनिधित्व नहीं था, उनको प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। केवल 4 प्रांतों को ही प्रतिनिधित्व था। इसके अलावा 4 गैर प्रांतीय प्रतिनिधित्व अथवा गैर ब्रिटिश भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। वह प्रतिनिधित्व कैसे था? इन 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से और 11 ब्रिटिश प्रांतों से जो केंद्रीय विधानसभा में प्रतिनिधित्व होगा वह रिजर्वेशन के साथ होगा। जब पूना पैक्ट के बारे में हम बातचीत कर रहे थे, तो जो वंचित समूह को, डिप्रेस्ड क्लास अथवा सोसाइटी को जो रिजर्वेशन दिया गया था, वह रिजर्वेशन भी इसमें शामिल था और वो रिजर्व्ड सीटें बिटवीन दी और बियॉन्ड दी जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया से उनको दी गई, अर्थात सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में से ही अनुसूचित जाति के लिए सीटों का आरक्षण किया गया था एज पर दी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पूना पैक्ट। जो पूना समझौता था उसके प्रावधानों के अनुसार, प्रोविजंस के अनुसार ऐसा किया गया था। वास्तव में यदि हम देखें तो ब्रिटिश भारत के प्रांत और मुख्य आयुक्तों के क्षेत्र से जो प्रतिनिधित्व था, आप इसमें तालिका में देख सकते हैं। उस समय मद्रास की कुल सीटें जो थी वो 37, बम्बई से 30, बंगाल से 37, संयुक्त प्रांत से 37, पंजाब से 30,
बिहार प्रांत से 23, मध्य प्रांत और बरार से 15, असम प्रांत से 10, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत से 5, उड़ीसा से 5, सिंध प्रांत से 5, केंद्र शासित प्रदेश ब्रिटिश बलूचिस्तान से 1 सीट, दिल्ली से 2 सीटें, अजमेर मेरवाड़ा से 1 सीट और कुर्ग से 1 सीट थी। इसके अलावा 4 सीटें गैर प्रांतीय सीटों के रूप में रखी गई और ऐसे 11 ब्रिटिश प्रांतों और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से 250 सीटें थी। इनका रिजर्वेशन थोड़ा सा अगर आप ब्रीफली दृष्टि से देखें तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि सामान्य सीटें जो 19 सीटें मद्रास प्रांत से हैं, सामान्य सीटों में से अनुसूचित जाति की सीटें 4 सीटें, अर्थात 19 से अलग नहीं हैं, अपितु 19 में से ही 4 सीटें इस प्रांत में केंद्रीय विधानसभा के अंतर्गत डिप्रेस सोसाइटी अथवा वंचित समूह के लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया रखे गए। इसी तरह से केवल सिखों के लिए केवल पंजाब प्रांत में सीटों का आरक्षण था, वो 6 सीटें थी। इसी के साथ मुस्लिम समुदाय की सीटें रिजर्व की गई, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की सीटें रिजर्व की गई जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, यूरोपियन के लिए सीटें रिजर्व की गई, भारतीय ईसाइयों के लिए सीटों का आरक्षण किया गया, वाणिज्य उद्योगों के लिए सीटों का आरक्षण किया गया, जमींदार वर्ग के लिए सीटों का आरक्षण किया गया, श्रमिकों के लिए भी सीटों का आरक्षण किया गया और महिलाओं के लिए भी सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो यह आरक्षण की व्यवस्था थी जिस व्यवस्था के माध्यम से केंद्रीय विधानसभा में सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, अथवा हम कह सकते हैं कि सभी जो क्लासेस थे, वर्ग थे, उनके हितों का प्रतिनिधित्व दिया गया, प्रतिनिधित्व का ध्यान रखा गया। तो बड़ा ही एक विचित्र प्रतिनिधित्व अंडर द इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 में इनको दिया गया। देशी राज्यों से 125 सीटों की प्रावधान किया गया कि देशी रियासतें जो हैं उनसे 125 सीटें होंगी, छोटी मोटी रियासतों को मिलाकर वो टोटल 125 सीटों का प्रावधान रखा गया। इसके बाद है कि 1935 के अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानसभा के अधिवेशन क्या होंगे, सत्र क्या होंगे, सत्रावसान क्या होगा, विघटन, बैठक, स्थगन और पदाधिकारियों का संबंध क्या होगा। सबसे पहले अधिवेशन को आहूत करने का जो प्राधिकार होता है वह उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को था और आज स्वतंत्र भारत में राष्ट्रपति के पास है। आप इसको पैरेलल समानांतर आसानी से समझ सकते हैं कि जो कार्य आज राष्ट्रपति कर रहा है वह 1935 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल अथवा महामहिम के प्रतिनिधि राज्यपाल के द्वारा किया जाता था। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं कि उस समय का गवर्नर जनरल न केवल राष्ट्रपति की शक्तियों को होल्ड करता था, अपितु गवर्नर जनरल अंडर द इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 he has hold the power of independent as well as independent president of independent India and the prime minister of India। आज के प्रधानमंत्री की जो शक्तियां हैं और जो गवर्नर जनरल के जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की शक्तियां हैं, इन दोनों शक्तियों को गवर्नर जनरल धारण करता था। ये शक्तियां उनके पास थी। तो आप समझ सकते हो कि कितनी शक्तियां उस समय गवर्नर जनरल अथवा महामहिम के प्रतिनिधि के पास थी। विधायी और तमाम तरह की शक्तियां, इसके साथ साथ सत्र, जो 3 तरह के सत्र, शीतकालीन सत्र की बात कही गई है, मानसून सत्र की बात कही गई है और बजट सत्र की बात कही गई है। सत्र अवसान करना, अधिसत्र को जो आहूत करता है वही सत्र का अवसान करता है। भारत का राष्ट्रपति आज सत्र बुलाता है और सत्र अवसान की घोषणा भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। उस समय गवर्नर जनरल के द्वारा सत्र आहूत किया जाता था और सत्र अवसान की वह घोषणा करता था। विघटन, सत्र अधिवेशन का विघटन होता है, जो सत्र का नहीं होता। अधिवेशन जो आहूत किया जाता है उसका विघटन होता है, उस सत्र को समाप्त किया जाता है। जब विघटन की बात आती है तो राज्य परिषद का विघटन नहीं हो सकता। जो अधिवेशन होता है उस अधिवेशन के माध्यम से जब सत्र का अंत हो गया, अधिवेशन का अंत हो गया, यदि विधानसभा के विखंडन की बात आती है तो वह उसको विघटन कहते हैं। वह विघटन के नाम से जाना जाता है और विघटन केवल डिसॉल्वमेंट,
केवल और केवल डिसॉल्व विधानसभा का ही संभव था, राज्य परिषद का विघटन नहीं किया जा सकता था। तो विघटन करने का प्रावधान भी गवर्नर जनरल के अधीन ही था। बैठक, जहां तक सत्र की बात है, तो एक सत्र और दूसरे सत्र के बीच आज जो 6 माह का समय निर्धारित किया गया मैक्सिमम, उस समय वह 1 वर्ष का समय था। 1 वर्ष की समावधि के भीतर, अर्थात मोर देन 1 ईयर नहीं होगा, 1 वर्ष से ज्यादा नहीं होगा, अधिकतम अवधि 1 वर्ष रखी गई है। अंतिम सत्र की प्रथम बैठक और आगामी सत्र की पहली बैठक जो भी आयोजित हो, उन दोनों के बीच 12 महीने से ज्यादा अथवा 1 साल से ज्यादा अंतर नहीं होगा। इसका मतलब है कि जो 6 महीने का प्रावधान है वो 1 साल का प्रावधान था। जहां तक सत्र की बैठक एक बार आयोजित होती है और अगर सत्र की बैठक का स्थगन किया जाता है, अर्जेंट ऑफ द मीटिंग ऑफ द हाउस, विधानसभा और चाहे राज्य परिषद, यदि उनकी बैठकों का स्थगन किया जाता है तो इस स्थगित बैठक को केवल स्पीकर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द कंसर्निंग हाउस ही रिकॉल कर सकता, अध्यक्ष के द्वारा, उपाध्यक्ष के द्वारा, जिसको विधानसभा के संदर्भ में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के रूप में नोमेनक्लेचर दिया गया, वो उसको आहूत कर सकते हैं। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर उसको बुला सकते हैं। अगर डिप्टी स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर ऐसा कॉल कर सकता है। सामान्यतः सदन की अनुमति के बिना यदि कोई सदस्य उन बैठकों में रहता है जो बैठकें 4 दिन से ज़्यादा के लिए स्थगित नहीं की गई हो और जो सत्र का अंत नहीं कर दिया गया, अर्थात एक सत्र में यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई सदस्य बिना सदन की अनुमति से सदन को संसूचित किए बिना 60 डेज 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता का अंत हो जाएगा। अर्थात आज भी ऐसा ही प्रावधान है और उस समय भी ऐसा ही प्रावधान था। 60 दिन 60 डेज की बात कही गई है। जिस तरह से राज्य परिषद के लिए अनुच्छेद 18 में प्रावधान किया गया कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होंगे, ऐसे ही विधानसभा के भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चयन विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। उस समय विधान राज्य परिषद के स्पीकर और डिप्टी चेयरपर्सन और डिप्टी चेयरपर्सन वर द मेंबर ऑफ कंसर्निंग हाउस, राज्य परिषद के ही सदस्य होते थे। परंतु आज भारत की राज्य सभा का जो पदेन सभापति होता है वह वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है। उस समय ऐसा प्रावधान नहीं था, उपराष्ट्रपति का भी प्रावधान नहीं था। इसका मतलब है कि दोनों सदनों में आंशिक अंतराल रखा गया है। जो स्वतंत्र भारत के सदन हैं और जो प्रतंत्र भारत के सदन या ब्रिटिश भारत के 1935 के अधिनियम के तहत जो प्रावधान था उसमें पार्शियली डिफरेंसेज है। इसके अलावा जो गवर्नर जनरल था उसको यह प्राधिकार था कि वह अधिवेशन की मीटिंग का समय और स्थान को तय करे और उसको बदल भी सकता था और कब उसको आहूत करता है वह उसका प्राधिकार होगा। इसी के साथ अनुच्छेद 20 के अंतर्गत कि पहली बार जब इस विधानसभा को आहूत किया जाएगा तो गवर्नर जनरल विल बी डिस्कस अबाउट द फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारत संघ के बारे में वह परिचर्चा करेगा। केवल एक बार ही वो ऐसा करेगा। संबंधित सदन के अध्यक्ष और अध्यक्ष नहीं हो तो उपाध्यक्ष, स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को यह पावर होगा कि यदि उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/6 सदस्य उस बैठक में नहीं हो जो बैठक आयोजित की जा रही है तो वह इस कोरम को डिसाइड कर सकेगा। यदि 1/6 सदस्य नहीं है तो वह 1/6 सदस्य होने तक इसका सस्पेंशन कर सकता है अथवा कुछ दिनों के लिए सदन की इस बैठक को स्थगित भी कर सकता है और जब तक गणपूर्ति पूरी नहीं हो वह सदन की कार्यवाही शुरू नहीं करेगा। यह उसका उत्तरदायित्व रखा गया। इसके बाद आता है कि संघीय केंद्रीय विधान परिषद की शक्तियां क्या थी। जब विधायी शक्तियों की बात की जाए, वित्तीय शक्तियों की बात की जाए, कानून निर्माण के प्रावधान की बात की जाए, तो पहली बात
केंद्रीय विधानसभा को विधान संबंधी समस्त शक्तियां प्रदान की गई थी। केंद्रीय विधानसभा कानून बना सकती थी और ऐसे कानून पर हस्ताक्षर गवर्नर जनरल के होते ही वह जो बिल था वह कन्वर्ट हो जाता था अधिनियम में, एक्ट में, कानून में, लॉज में, जैसा आज भी प्रावधान है। इसीलिए उस समय की भारत सरकार या केंद्रीय विधानमंडल में राज्य परिषद, विधानसभा और महामहिम तीनों को इंक्लूड किया गया है। परंतु गवर्नर जनरल के पास आज के भारत के राष्ट्रपति की तुलना में बहुत ज्यादा शक्तियां थी। कोई ऐसा सामान्य बिल जो फाइनेंस बिल नहीं हो वह किसी भी सदन में रखा जा सकता था, और यदि सामान्य बिल विधानसभा या राज्य परिषद में रखा जाता है तो उसके पारित होने का प्रावधान क्या होंगे। पहली बात, यदि कोई सामान्य बिल जो विधानसभा में प्रस्तुत किया गया और अब वह राज्य परिषद में लंबित हो और इस दौरान यदि विधानसभा का विघटन हो जाता है तो बिल समाप्त माना जाएगा। कोई बिल जो राज्य परिषद ने भेजा हो और वह विधानसभा में हो और विधानसभा का विघटन हो जाता है तो भी वह लैप्स हो जाएगा। परंतु ऐसा बिल जो राज्य परिषद में हो, लंबित हो, विधानसभा को नहीं भेजा गया है, विधानसभा के विघटन से लंबित नहीं होगा, समाप्त व्यक्तगत नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। कोई ऐसा बिल जो विधानसभा में लंबित है लेकिन विधानसभा का स्थगन हो जाता है या सत्र अवसान हो जाता है, सत्र अवसान होने से उस बिल का अंत नहीं होगा, अपितु जब यह सत्र दोबारा आयोजित होगा या नया सत्र आयोजित होगा तो वह बिल उसी स्वरूप में विधानसभा में रखा जाएगा। तो सत्र का अवसान होने से बिल का अंत नहीं होता है, यह भी हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा जो सामान्य शक्तियां दी गई हैं उन सामान्य शक्तियों में यदि विधानसभा और राज्य परिषद बिल पारित कर देती हैं तो महामहिम के पास ये पावर होगा कि वह महामहिम उस पर कंसेंट देता है, कंसेंट को रिफ्यूज करता है, वह अनुमति को विधारित कर लेता है। कंसिडरेशन और रिकंसिडरेशन विचार और पुनर्विचार के लिए भी भेज सकता है, परंतु इसके बावजूद भी वह बाध्यकारी नहीं था। यद्यपि आज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसके लिए बाइंडिंग फोर्स के रूप में कार्य करता है, उसे दूसरी बार भेजे गए ऐसे बिल को अनुमति देनी ही होती है। वित्तीय शक्तियों के रूप में फाइनेंस बिल विधानसभा में ही रखे जाएंगे। ऐसे फाइनेंस बिल जो महाधिवक्ता की शक्तियों से संबंधित हैं, वित्तीय सलाहकार की शक्तियों से संबंधित हैं, जो न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित हैं, इन तमाम या गवर्नर जनरल के वेतन और भत्तों से संबंधित हैं, उन पर कोई बहस नहीं होगी, कोई परिचर्चा नहीं होगी। वो वोट के दायरे से और बहस के दायरे से बाहर रहेंगे। जहां तक बात वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा बजट की थी तो बजट पर डिस्कशन किया जा सकेगा, बजट अनुदान की मांगों पर प्रस्ताव लाया जा सकेगा, वोटिंग की जा सकेगी, मतदान भी किया जा सकेगा। परंतु बजट पर अंतिम रूप से केवल और केवल गवर्नर जनरल का अधिकार होता था। वह अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए बजट को कभी भी पारित कर सकता था, वह बजट में कटौतियों को रोक सकता था, वह इमरजेंसी सिचुएशंस के बारे में घोषणा कर सकता था, वह अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग कर सकता था। इसका मतलब है कि गवर्नर जनरल को एक ग्रेट डिक्टेटर के रूप में, महान तानाशाह के रूप में स्थापित किया गया था। इसका मतलब है कि जो गवर्नर जनरल है उस गवर्नर जनरल को बहुत ज़्यादा पावर दी गई, महामहिम को बहुत ज़्यादा शक्तियां प्रदान की गई थी। ये केंद्रीय विधानसभा की वित्तीय और कानूनी शक्तियां। इसके बाद हम आते हैं केंद्रीय सेंट्रल एग्जीक्यूटिव संघीय कार्यपालिका के बारे में। संघीय कार्यपालिका के बारे में 1935 में प्रावधान किया गया है कि कार्यपालिका की संरचना का उल्लेख भाग 2 अनुच्छेद 7 से 17 तक किया गया।
अर्थात इन 11 अनुच्छेदों में केंद्रीय कार्यपालिका का विवरण दिया गया, संघीय कार्यपालिका का विवरण दिया गया। संघीय कार्यपालिका में किस किस को शामिल किया गया है? संघीय कार्यपालिका में गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गवर्नर जनरल और उसकी मंत्री परिषद, गवर्नर जनरल एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद। दो स्वरूप इसके हमें ये देखना है। नंबर 1 पर आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, अनुच्छेद 11 के तहत महाराज्यपाल एवं उसकी कार्यकारी परिषद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी परिषद। अब गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में पार्षदों या सभासदों या काउंसलर्स का जो नंबर्स था वह केवल 3 रहेगा। इसका मतलब अधिकतम संख्या ये बताई गई है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में मैक्सिमम 3 काउंसलर्स हो सकते हैं, 3 से ज्यादा सभासद नहीं होंगे। उन सभासदों की या इन कार्यकारी परिषद के सदस्यों की जो नियुक्ति है, जो उन्मुक्ति है, जो सेवा शर्तें हैं, वेतन है, लाभांश है, कोई परिवर्तन है, उन सबके लिए केवल और केवल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अथवा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज मैजेस्टी गवर्नमेंट विल बी रेस्पॉन्सिबल, वही जिम्मेदार होगा। इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि कार्यकारी परिषद के तीनों ही सदस्य गवर्नर जनरल के प्रासाद पर्यंत कार्य करते थे और गवर्नर जनरल के प्रासाद पर्यंत ही उनका पद होता था। वो चाहे तब उनको उन्मुक्त कर सकता था, हटा सकता था, नियुक्त कर सकता था। ये गवर्नर जनरल का ही पावर था। गवर्नर जनरल के लिए कहा गया कि कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग गवर्नर जनरल स्वविवेक की शक्तियों को छोड़कर अपने अधीनस्थों की सहायता से कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग करेगा। जैसा आज भी कहा गया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उन मामलों को छोड़कर जो संविधान उनको शक्तियां देता है वह सबऑर्डिनेट्स के माध्यम से अपनी पावर्स का, एग्जीक्यूटिव पावर्स का यूज करेगा। ठीक ऐसा ही उस समय कहा गया, लेकिन उस समय गवर्नर जनरल के पास विवेक की शक्तियां थी। संविधान के माध्यम से, अधिनियम के माध्यम से हमारे राष्ट्रपति के पास ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन पावर नहीं है, यद्यपि राज्यों में गवर्नर के पास ऐसी पावर जरूर है। स्वविवेक के विषयों को छोड़कर अधीनस्थों की सहायता से कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए गवर्नर जनरल अथवा महाराज्यपाल को जिम्मेदार बनाया गया। अनुच्छेद 9 के तहत गवर्नर जनरल और उसकी मंत्री परिषद का जिक्र किया गया है। गवर्नर जनरल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, केवल इतना ही कहा गया है। उसका प्रधानमंत्री होगा ऐसा कोई प्रावधान नहीं कहा गया। 1935 के अधिनियम में यही कहा गया है कि गवर्नर जनरल को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और जिसकी सदस्य संख्या 10 से अधिक नहीं होगी। अर्थात मंत्री परिषद के आकार को उस समय भी फिक्स कर दिया गया। जैसे कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या फिक्स की गई कि 3 से ज्यादा नहीं होंगे, ऐसे ही गवर्नर जनरल की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में भी अधिकतम कितने मंत्री हो सकते थे? केवल 10 मंत्री हो सकते थे, 10 से ज्यादा मंत्री नहीं होंगे। इससे बड़ी बात कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करने का, नियुक्त करने का, जो सदस्य हैं उनमें से एक तरह से हम कह सकते हैं चयन करने का, कौन सा व्यक्ति मंत्री होगा या नहीं होगा, ये गवर्नर जनरल तय करता था। आज वे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के माध्यम से प्रधानमंत्री होगा और उसकी सलाह के अनुसार अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। ऐसा प्रावधान नहीं था, प्रधानमंत्री का भी प्रावधान नहीं था। इसलिए मैंने कहा कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों की शक्तियों को महाराज्यपाल अथवा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज मैजेस्टी गवर्नमेंट होल्ड करता था। महाराज्यपाल, प्रधानमंत्री, आज स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री और स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति दोनों की शक्तियों को धारण करता था। इसलिए मंत्री परिषद का गठन करना, मंत्री परिषद में विभागों का बंटवारा करना, मंत्रालयों का बंटवारा करना, शक्तियों का बंटवारा करना, उनकी साप्ताहिक या वार्षिक जो भी मीटिंग है उस बैठक का आयोजन करना, बैठक को बुलाना, बैठक की अध्यक्षता करना, ये सभी कार्य गवर्नर जनरल के द्वारा किए जाते थे। निसंदेह हम कह सकते हैं कि उस समय मंत्री परिषद गवर्नर जनरल की ही मंत्री परिषद हुआ करती थी। इसी के साथ अनुच्छेद 12 के तहत उसे विशेष प्रावधान दिए गए जिसके तहत वह लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर वाली सिचुएशन क्रिएट करने के लिए,
जनजातीय क्षेत्रों पर डिस्क्रिशन पावर का यूज करने के लिए, रक्षा संबंधी, ईसाई धर्म से संबंधी, संचार संबंधी, खर्च करने के लिए, निर्णय लेने के लिए, अथवा ब्रिटिश भारत के प्रांतों और मुख्य निर्वाचन आयुक्तों के क्षेत्रों पर कोई भी निर्णय लेने के लिए वह विशेष पावर रखता था। उसको यह अधिकार होगा कि वह कौन सी डिस्क्रिशन पावर को विवेकीय शक्ति मानता है या नहीं मानता, इसका निर्णय भी गवर्नर जनरल करेगा। इसका मतलब तमाम तरह की निर्णय की शक्तियां गवर्नर जनरल को ही दी गई थी। अनुच्छेद 15 में प्रावधान किया गया कि संघ सरकार अथवा इस संघीय कार्यपालिका को फाइनेंस के मैटर में सलाह देने के लिए एक वित्तीय सलाहकार होगा, जो आज नहीं है। फाइनेंशियल एडवाइजर की बात कही अंडर द इंडियन काउंसिल एक्ट 1935। 1935 के अधिनियम के तहत एक वित्तीय सलाहकार होगा। इस वित्तीय सलाहकार की नियुक्ति गवर्नर जनरल करेगा। उसके वेतन, सेवा शर्तें, पदोन्नति, पद, कार्यकाल संपूर्ण गवर्नर जनरल की इच्छा पर ही निर्भर होगा। केवल गवर्नर जनरल तय करेगा उसके बारे में। इस फाइनेंशियल एडवाइजर का मुख्य कार्य केंद्र सरकार को फाइनेंस के मामलों में सलाह देना है और वित्तीय स्थिरता और साख का सृजन करना है। जो भी सलाह गवर्नर जनरल मांगता है वो सलाह देना है। इसके अलावा किस तरह से क्रेडिट स्टेबिलिटी रखा जाए अथवा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को स्थापित किया जाए, यह सलाह भी वित्त के बारे में, बजट के बारे में, एक्सपेंडिचर के बारे में, रेवेन्यू के बारे में फाइनेंशियल एडवाइजर के द्वारा फाइनेंशियल एडवाइस दी जाएगी। इसी के साथ केंद्र सरकार को जैसे वित्तीय मामलों में सलाह देने के लिए वित्तीय सलाहकार की बात कही गई, ऐसे विधि मामलों में, कानूनी मामलों में सलाह लेने के लिए महाधिवक्ता की बात कही गई। अंडर द आर्टिकल 16 ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 देयर विल बी ए एडवोकेट जनरल फॉर फेडरल गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश भारत की संघीय सरकार के लिए कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए एक महाधिवक्ता होगा। इस महाधिवक्ता की योग्यता वही होनी चाहिए जो संघीय न्यायपालिका के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति के लिए योग्यता होती है। यह महाधिवक्ता राज्य परिषद, विधानसभा, न्यायालयों की संपूर्ण कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, सुनवाई कर सकता है, मतदान नहीं करेगा और विवाद के बीच बहस नहीं करेगा, अपितु उसे मंत्रमुग्ध होकर सुनने का अधिकार होगा। वह केंद्र सरकार या संघ सरकार को, इसका मतलब गवर्नर जनरल को, महाराज्यपाल को कानूनी परामर्श देगा। लीगल एडवाइजर ऑफ गवर्नर जनरल, वह महाराज्यपाल का कानूनी सलाहकार था, विधि परामर्शदाता था, जो कानूनी मामलों में उसको सलाह प्रदान करता था। तो ये था तत्कालीन संघीय परिषद की संरचना, उस संघीय परिषद की बैठकें, सत्रावसान, सत्र और संघीय परिषद तथा राज्य परिषद के साथ जो केंद्रीय विधानमंडल का अभिन्न हिस्सा था गवर्नर जनरल अथवा रिप्रेजेंटेटिव और एजेंट ऑफ हिज मैजेस्टी गवर्नमेंट, महामहिम की सरकार का जो अभिकर्ता था, जो भारत में रियल पावर को यूज करता था, एग्जीक्यूटिव पावर्स को, लेजिस्लेचर पावर को, दोनों को, और सम जुडिशियल पावर्स को भी वो होल्ड करता था, वह निसंदेह महाराज्यपाल ही था। गवर्नर जनरल एंड वाइसराय ऑफ इंडिया के नाम से इसको जाना जाता था। ये थी केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका की संरचना, विधानमंडल की संरचना। नेक्स्ट व्याख्यान में हम संघीय न्यायपालिका के बारे में तथा अदर फीचर्स ऑफ दिस एक्ट 1935 के अधिनियम की अन्य विशेषताओं के बारे में परिचर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।